इजराइल के राष्ट्रपति नेतान्याहू ने भी यह सोचा नहीं था कि तेल अवीव निशाने पर आ जाएगा और मुश्किल हालातों के बीच उन्हें अपने देश में इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोचा नहीं था इजराइल के हमले के बाद ईरान इस तर्ज पर जवाब देगा। लेकिन इस वक्त सवाल उससे बड़ा हो चला है। पूरा मिडिल ईस्ट अगर इसकी गिरफ्त में आता है और मिडिल ईस्ट के जिन देशों में अमेरिकी सेना की मौजूदगी है, अगर वहां पर हमले शुरू हो गए तो क्या होगा? यह लड़ाई दरअसल रूस और यूक्रेन वाली नहीं है, इजराइल और हमास या फिलिस्तीन वाली बिल्कुल नहीं है। ईरान को लेकर मिडिल ईस्ट में जो संवेदनशीलता है और ईरान अपने तौर पर जिस ताकत के साथ खड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब युद्ध बाजार और व्यापार को लेकर लड़ी जा रही है, तो ऐसे में ईरान स्ट्रेटेजिकली एक ऐसी जगह पर मौजूद है जो ना सिर्फ व्यापार या ट्रेड वार के बीच में खड़ा हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर व्यापार की आवाजाही रोक सकता है, या फिर इससे हटकर अमेरिका और इजराइल एक साथ अगर ईरान पर अटैक कर देते हैं, जो उसके आगे का सवाल भारत का भी है। भारत ईरान के साथ बहुत पुराने प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के काल में इजराइल के साथ करीबी कहीं ज्यादा निकट हुई है। ट्रंप ने जब ईरान पर प्रतिबंध लगाया तो भारत ने तेल और गैस लेना ईरान से बंद कर दिया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर एक चीज इस दौर में कम से कम ध्यान रखने की है, दुनिया उस ताकत के पीछे चल पड़ी है जहां से पूंजी कमाई जा सके, और पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह अंतर्राष्ट्रीय नीति बना दी है। तो ऐसे में दूसरा सवाल यह भी है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार यह कह रहे थे कि युद्ध बंद करा के वो चाहते हैं कि दुनिया व्यापार करे, उस दुनिया के सामने नया संकट यह है कि खुद अमेरिका कहां पर खड़ा है और कहां पर खड़ा होगा, इसके संकेत अभी तक उसने खुलकर दिए नहीं है। अब की परिस्थिति में नया सवाल यह भी है, क्या वाकई रूस सिर्फ देखता रहेगा? चीन क्या इन परिस्थितियों के बीच में खड़ा नहीं होगा? भारत क्या उसी तर्ज पर जैसे उसने रूस और यूक्रेन के बीच शांति पथ का रास्ता अपनाया था, लेकिन घरेलू इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए वह रूस के साथ खड़ा हो गया था, तो क्या इस परिस्थिति में अमेरिका के साथ खड़ा होगा? क्योंकि इस दौर में चाराबार बंदरगाह से भारत को जो पाइपलाइन बिछनी है वह तो अभी बरसों बरस तक चलेगी कहें। लेकिन दुनिया के सामने शायद यह फैसले की घड़ी बड़ी हो चली है कि कोई एक देश अगर यह चाहता है कि उसके समानांतर कोई दूसरा ताकतवर देश खड़ा ना हो, तो ऐसे में वो हमला कर सकता है और दुनिया खामोश रह सकती है। तो जिस देश पर हमला हुआ है वह देश जब प्रतिक्रिया देगा तो क्या होगा? हमें लगता है कि आज हर परिस्थिति को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ही नहीं बल्कि सामरिक युद्ध की परिस्थितियों के बीच अब किस दिशा में दुनिया जाएगी, और 2 दिनों के बाद जो कनाडा में G7 की बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन G7 की बैठक ट्रेड वार और व्यापार के साथ साथ अमेरिका के और ट्रंप की उस नीति के आश्रय कुछ फैसलों को लेना चाहती है जिसके दायरे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसके दायरे में डिजिटल इकोनॉमी यानी क्रिप्टो करेंसी है, जिसके दायरे में एनर्जी को लेकर दुनिया भर में जो समझौते और युद्ध की परिस्थिति है वह भी है। और शायद इसीलिए ईरान पर हुए हमले के बाद दुनिया के सामने 3 बड़े संकट खड़े हो गए हैं। पहला बड़ा संकट तो तेल को लेकर है, उसकी कीमतों को लेकर है, और तेल की कीमतों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो शेयर बाजार है उसको लेकर है, और तीसरी परिस्थिति वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में कहीं मंदी आएगी तो उससे निकलने के रास्ते क्या होंगे यह भी है। नेतान्याहू इस दृष्टि से कह रहे हैं कि इस्लामिक कंट्री के तौर पर ईरान को नहीं रहना चाहिए, वह उससे आगे निकले, और दूसरी तरफ ईरान खुले तौर पर यह कह रहा है जो दुनिया फिलिस्तीन पर 2 साल तक लगातार हमले होते रहे वो खामोश रही, इस दौर में ईरान पर हमले हो रहे हैं वह खामोश है, तो अब वह प्रतिक्रिया में जो होगा उस पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करे। गाजा पट्टी में जो कुछ हुआ उसको लेकर यूनाइटेड नेशन में जो प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव में जो लोग एब्सेंट हुए, जो देश एब्सेंट हुए, उसमें भारत भी एक है, तो भारत के भीतर भी उसे लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों ने आवाज उठाई है। यानी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के दायरे में भारत को एक रास्ता तय करना है, अमेरिका को इजराइल को लेकर नई नीतियों पर फैसले लेने हैं, और इजराइल को बिना अमेरिका के वह चल नहीं सकता है, इस पर फैसले होने हैं। लेकिन इन तीनों परिस्थितियों के भीतर क्या वाकई ट्रंप सेंट्रिक अमेरिका हो चुका है? इसलिए नहीं क्योंकि जो फैसले यूनाइटेड नेशन में भारत के जरिए लिए गए विरोध विपक्ष ने किया। इस्लामिक कंट्री को लेकर जो नेतान्याहू कह रहे हैं उसको लेकर फुसफुसाहट मिडिल ईस्ट में है, उन देशों में है जहां पर चंद दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति गए थे।
और सोचा किसी ने नहीं था कि ईरान इस तर्ज पर अगर अटैक वापस करता है तो उसके बाद या तो अमेरिका को खुलकर साथ खड़े होना होगा या फिर नेतान्याहू के लिए यह आर पार की लड़ाई उनकी अपनी सत्ता से जुड़ जाएगी। क्योंकि अगर ईरान में इस ऑपरेशन लॉइन के बाद भी सत्ता बदलती नहीं है तो मतलब बहुत साफ होगा कि आने वाले वक्त में जिस परमाणु हथियारों को ना बनाने के लिए इजराइल ने अटैक किया है उसमें और तेजी ईरान में आ जाएगी। और अगर ईरान में तेजी आ गई और इस दौर में सत्ता नहीं पलटी तो इसका असर मिडिल ईस्ट के बाकी देशों पर पड़ेगा। वो सऊदी अरब है, वो कतर है, वो यूनाइटेड अरब अमीरात है। यहां पर भी सत्ताएं सोचेंगी कि हम भी परमाणु हथियारों से लैस क्यों ना हो जाएं, क्योंकि समाधान का रास्ता तो यही बचता है। और शायद इस समाधान के रास्ते के बीच में भारत को यह भी तय करना होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की जो घटना हुई उसमें एकमात्र इजराइल ही था जिसने भारत का साथ दिया। ईरान मध्यस्थता करना चाहता था, भारत ने उस दिशा में ध्यान नहीं दिया। तो क्या जो सोचा नहीं था इजराइल और अमेरिका ने, उस दिशा में ईरान ने कदम बढ़ा दिए? क्योंकि जो जानकारी है उसमें ईरान के टकराव के बीच इजराइल ने अपने देश का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। यानी परिस्थितियां नाजुक है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने शनिवार यानी आज ही इसकी खुली जानकारी दी और यह भी कहा कि दरअसल तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट अब शुक्रवार से बंद है और जहां इजराइल ने ईरान पर हमला किया था और उसके बाद जो परिस्थितियां हैं वो नाजुक हैं, क्योंकि एक बार फिर से हवाई हमले शुरू हो गए हैं। ईरान के फार्स और मेहर न्यूज एजेंसी जो बता रही है कि किस तरीके से ईरान के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर अगर हमले हुए हैं तो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में इजराइल को निशाने पर लिया और जिन जगहों पर इजराइल को निशाने पर लिया गया है उसकी कोई जानकारी इजराइल से बाहर नहीं जाए, इसके लिए इमरजेंसी लगा दी गई है। सवाल समूची दुनिया के सामने है। पहला सवाल तो यही है कि ईरान इस लड़ाई में अमेरिका की मौजूदगी नहीं चाहता है, तो फिर अब ईरान करेगा क्या जब अमेरिका खुलकर यह कहने से चूक नहीं रहा है कि दरअसल परमाणु हथियारों की होड़ में तो ईरान को नहीं बढ़ना चाहिए। और दूसरा सवाल यह है कि अमेरिका के शह के बगैर क्या इजराइल की इतनी हिम्मत है कि वह ईरान पर हमला भी कर पाता? और तीसरा सवाल इन दोनों से जुड़े हुए क्या वाकई अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो छठे दौर की वार्ता होने वाली है अब वह सब कुछ सिमट जाएगी और दुनिया युद्ध में वह भी परमाणु हथियारों के साथ क्या पहली बार नजर आएगी? भारत ने खुलकर कहा ब्लैकमेल नहीं चलेगी। तो ईरान क्या सोच रहा होगा और इजराइल के भीतर क्या चल रहा है? और ट्रंप जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख को भी बुला लेते हैं भारत की चेतावनियों के बावजूद, और अब भारत का प्रतिनिधिमंडल बीजिंग जाकर आर्थिक सौदेबाजी भी करने की दिशा में है और संकेत भी दे रहा है कि दिल्ली से बीजिंग की हवाई उड़ान जल्द ही शुरू हो जाएगी। यह मैसेज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बिल्कुल नए पावर पोलर की दिशा में बढ़ रहा है, जिसको हम कह सकते हैं नई विश्व व्यवस्था इस युद्ध से निकलेगी। संकेत तो खुले तौर पर यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।